नमस्कार विद्यार्थियों। बिहार मैटर्स के आज के इस खास डीप डाइव लेक्चर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हम जिस विषय की परतों को खोलने वाले हैं वो अक्सर पढ़ते समय बहुत भारी और उबाऊ लगता है। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े होते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय योजनाएं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो मुख्य रूप से इंडियाज एसेंशियल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्कीम्स गाइड पर आधारित हैं। और अगर हम अपने एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि बीपीएससी, बिहार सीजीएल या फिर बीएसएससी एसआई और टीचर एग्जाम्स, उनके लिए ये जानकारी किसी खजाने से कम नहीं है। एकदम सही कहा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इन योजनाओं के लॉन्च का साल, मंत्रालय का नाम और बजट के आंकड़े रटते रटते किसी का भी दिमाग सुन्न हो सकता है। बिल्कुल सुन हो सकता है। इसीलिए आज का हमारा मिशन कुछ अलग है। हम इन आंकड़ों को सिर्फ रटने नहीं वाले हैं। जी, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पर रहेगा। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर सोच क्या रही थी जब उसने ये नीतियां बनाई। चलिए इसे अनपैक करते हैं और देखते हैं कि इन सब के पीछे असल इकोनॉमी कैसे काम करती है। प्रेक्ष्य में देखें तो सूचनाओं की इस भारी भीड़ में क्यों और कैसे को समझना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि रटा हुआ तो भूल जाते हैं। एकदम सही। जब हम किसी योजना के पीछे के असली कारण को समझ लेते हैं तो उसके जो फैक्ट्स हैं वो खुद ब खुद याद हो जाते हैं। जी। ये योजनाएं सिर्फ सरकारी फाइलें या एग्जाम की डेटा पॉइंट्स नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था जमीन पर एकदम निचले स्तर पर काम कैसे कर रही है। मतलब एक छोटे किसान से लेकर एक टेक स्टार्टअप तक को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा रहा है। आज हम उस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और उसका जो एक पैटर्न है उसे भी समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। अगर हमें कोई इमारत बनानी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? नींव रखनी होगी। हाँ, नींव रखनी होगी। अर्थव्यवस्था की इस इमारत की नींव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन। जी। हमारे नोट्स में जो सबसे पहला नाम है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे हम पीएमजीडीवाई भी कहते हैं। बिल्कुल, जिसे अगस्त 2014 में वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। जी, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपे कार्ड, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी बातें हैं। हाँ, डीबीटी लिंकेज। लेकिन मुझे ये समझना है कि इसे इतना बड़ा मतलब गेम चेंजर या फ्लैगशिप स्कीम क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। आखिर बैंक खाते तो पहले भी खुलते ही थे। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें 2014 से पहले के भारत की कल्पना करनी होगी। अच्छा। उस समय देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो पूरी तरह से कैश इकोनॉमी यानी नकद पर निर्भर थी। मतलब उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे। जी, उनके पास अपनी छोटी मोटी बचत सुरक्षित रखने का कोई औपचारिक तरीका ही नहीं था। अगर उन्हें लोन चाहिए होता तो वे सीधे बैंक नहीं जा सकते थे। उन्हें किसी स्थानीय साहूकार के पास जाना पड़ता था जो मनमाना ब्याज वसूलता था, जो कि बहुत ज्यादा होता था। बिल्कुल। जनधन योजना सिर्फ बैंक खाता खोलने के बारे में नहीं थी, ये लोगों के दिमाग में बैठी एक मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ने के बारे में थी। मनोवैज्ञानिक बाधा? हाँ, पहले बैंक जाना एक गरीब आदमी के लिए डरावना था। अच्छा, मिनिमम बैलेंस का डर। एकदम सही। मिनिमम बैलेंस का डर, पेनल्टी कटने का डर। जीरो बैलेंस के नियम ने उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये अर्थव्यवस्था का एक तरह का नया हाईवे बनाने जैसा था। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? हाँ, जब तक सड़क नहीं होगी तब तक आप किसी गांव में गाड़ी कैसे भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेज सकते। उसी तरह जब तक हर इंसान का बैंक खाता नहीं होगा तब तक सरकारी सब्सिडी या मदद सीधे मस्तक कैसे पहुंचेगी? एकदम सही कहा आपने। और इसी हाईवे पर दौड़ने वाली सबसे पहली और सबसे तेज गाड़ी थी डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी। जब सरकार ने जनधन खातों को आधार और मोबाइल से जोड़ा, जिससे हम एग्जाम की भाषा में जैम ट्रिनिटी कहते हैं, जनधन, आधार, मोबाइल। जैम ट्रिनिटी। हाँ, तो इससे बिचौलियों का खेल खत्म हो गया। लीकेज बंद हो गई। बिल्कुल। जो पैसा दिल्ली से निकलता था वो बिना एक भी पैसा कटे सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचने लगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। वित्तीय समावेशन का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा रखना नहीं है। इसका मतलब है कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति का भी हमारे फॉर्मल वित्तीय सिस्टम में एक वजूद बन जाना। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। जी। अब जनधन से बैंक खाते तो खुल गए, वित्तीय हाईवे भी तैयार हो गया, लेकिन खाली खाते का क्या फायदा अगर व्यापार करने के लिए पैसा ही ना हो? सही बात है, बिजनेस के लिए तो कैपिटल चाहिए। यही पर एंट्री होती है हमारी अगली चर्चा की, माइक्रो क्रेडिट या सूक्ष्म ऋण। जब हम छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने की बात करते हैं
तो 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम सबसे ऊपर आता है। PMMY बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये। जी, नोट्स के अनुसार यह गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि सूक्ष्म उद्यमों के लिए है। नॉन फॉर्म माइक्रो एंटरप्राइजेस। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप बताया गया है वो है इसका त्रिस्तरीय वर्गीकरण। बिल्कुल, शिशु, किशोर और तरुण। हाँ, तो इसे कैसे याद रखें? देखिए, एग्जाम बनाने वालों का ये सबसे पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि यहीं विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मुद्रा योजना ये समझती है कि हर छोटे व्यवसाय की जरूरत एक जैसी नहीं होती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जी, बताइए। मान लीजिए कोई महिला अपने घर पर सिलाई का काम शुरू करना चाहती है और उसे एक सिलाई मशीन खरीदनी है। ठीक है। उसकी जरूरत शायद 40,000 रुपए की होगी। तो उसे शिशु श्रेणी में 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। अच्छा, शिशु मतलब 50,000 तक। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी एक छोटी सी बेकरी चलाता है और उसे कुछ नई मशीनें लगानी है, तो उसे किशोर श्रेणी के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो ये दूसरा स्तर हो गया। हाँ, और अंत में अगर कोई अपनी एक छोटी पैकेजिंग यूनिट या प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहता है, तो उसे तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। शिशु, किशोर और तरुण, ये तो बिल्कुल व्यवसाय के बचपन से लेकर जवानी तक के सफर जैसा हो गया। एकदम परफेक्ट तरीके से समराइज किया आपने। जैसे जैसे व्यवसाय की उम्र और जरूरत बढ़ती है, लोन की क्षमता भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, अगर हम छोटे व्यापार और माइक्रो क्रेडिट की बात कर ही रहे हैं, तो 2020 की पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र भी हमारे नोट्स में बहुत प्रमुखता से है। जी, पीएम स्वनिधि। ये भी छोटे वेंडर्स को लोन देती है। तो फिर मुद्रा और स्वनिधि में फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे अजीब बात जो मुझे नोट्स में लगी कि स्वनिधि योजना वित्त मंत्रालय के तहत नहीं आती। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी महुआ के तहत आती है। अगर पैसा बांटने का काम है तो ये शहरी विकास मंत्रालय बीच में कहां से आ गया? यही एग्जाम में पक्का कंफ्यूज करेगा। हाँ। ये तो बहुत अजीब है। यही तो इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है और एक बहुत ही स्मार्ट नीतिगत फैसला भी। कैसे? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पीएम स्वनिधि यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये कोविड-19 लॉकडाउन के ठीक बाद 2020 में लाई गई थी, जब सब कुछ बंद था। बिल्कुल। उस समय शहरों में सड़क किनारे रेड़ी लगाने वालों, ठेले वालों और गोलगप्पे बेचने वालों का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। उनकी तो रोज की कमाई होती है। हाँ, इनका व्यापार वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा की पूंजी पर चलता है। जी, ये सुबह 1,000 रुपए की सब्जी खरीदते हैं और शाम तक उसे 1200 में बेचते हैं। हाँ। जब हफ्तों तक बाजार बंद रहे तो उनकी वो मूल पूंजी खत्म हो गई। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी चुनौती थी उस वक्त। बिल्कुल, खाने पीने में ही वो पैसे खर्च हो गए। इसलिए उन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए 10,000 रुपए की त्वरित वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी। अच्छा, तो ये पहली किश्त थी। हाँ, अब आते हैं आपके सवाल पर कि ये शहरी मामलों के मंत्रालय के पास क्यों है। हाँ, वित्त मंत्रालय क्यों नहीं? क्योंकि एक स्ट्रीट वेंडर सिर्फ एक छोटा व्यापारी नहीं है, वो शहर के इकोसिस्टम का हिस्सा है, शहर के बुनियादी ढांचे का हिस्सा। एकदम से। फुटपाथ का प्रबंधन, वेंडिंग जोन बनाना, नगर निगमों के साथ समन्वय करना, ये सब वित्त मंत्रालय नहीं कर सकता। समझ गए। ये शहरी स्थानीय निकायों का काम है जो महुआ के तहत आते हैं। इसलिए सही लाभार्थी की पहचान करने और उन्हें बिना किसी परेशानी के लोन दिलाने के लिए उसी मंत्रालय को चुना गया, जो सीधे तौर पर शहरों का प्रबंधन करता है। बिल्कुल। ये लॉजिक सच में बहुत शानदार है। मतलब सरकार सिर्फ पैसा नहीं दे रही है, बल्कि उस चैनल का इस्तेमाल कर रही है जो उस खास वर्ग को सबसे अच्छी तरह समझता है। एग्जाम सही विश्लेषण है आपका। तो हमने बात की एकदम बुनियादी स्तर पर व्यापार को सहारा देने की। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, लक्षित उद्यमिता यानी टारगेटेड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। जी। साल 2016 में 2 बहुत ही भारी भरकम योजनाएं आई जिनके नाम अक्सर एक साथ लिए जाते हैं, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। बिल्कुल, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके लक्ष्य बिल्कुल अलग है। पहले स्टैंड अप इंडिया को अनपैक करते हैं। ठीक है। वित्त मंत्रालय की ये योजना विशेष रूप से SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए है, और इसमें जो लोन का दायरा है वो बहुत बड़ा है, मतलब 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक। स्टैंड अप इंडिया असल में सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वो कैसे? अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो समाज के इन वर्गों के पास
पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति या जिसे हम कोलैटरल कहते हैं, उसकी बहुत कमी रही है। कोलैटरल यानी गिरवी रखने वाली संपत्ति। हाँ, जब आपके पास बैंक में गिरवी रखने को कुछ नहीं होता तो कोई भी बैंक आपको 50 लाख का लोन नहीं देता। जाहिर सी बात है, रिस्क कौन लेगा? बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि ये वर्ग सिर्फ छोटे मोटे काम धंधों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो ये योजना उस दीवार को तोड़ने का काम कर रही है। एकदम सही। ये जो 10 लाख से 1 करोड़ तक का दायरा है, ये साफ कर देता है कि बात सिर्फ एक छोटी सी दुकान खोलने की नहीं हो रही। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये है कि इन वर्गों से बड़े उद्योगपति निकलें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगें और ये लोग सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक टारगेटेड सोशल कैटेगरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है। ये योजना सुनिश्चित करती है कि हर बैंक की हर ब्रांच कम से कम एक SC/ST और एक महिला उद्यमी को ये बड़ा लोन जरूर दे। ये तो बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। और अब आते हैं 2016 की ही दूसरी बड़ी योजना पर, स्टार्टअप इंडिया। इनोवेशन और टेक वाली योजना। हाँ, इनोवेशन, टेक और यूनिकॉर्न्स, आजकल तो हर जगह इसी की चर्चा है। लेकिन नोट्स में एक और बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है। और वो क्या है? जब भी अर्थव्यवस्था, व्यापार या बड़ी कंपनियों की बात होती है तो हमारी पहली सोच वित्त मंत्रालय की ओर ही जाती है। स्वाभाविक है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया वित्त मंत्रालय के तहत नहीं है। ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के तहत आता है। जी, DPIIT। इसके पीछे क्या कहानी है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एक स्टार्टअप की जो जरूरतें होती हैं वो एक पारंपरिक बिजनेस से बहुत अलग होती हैं। अच्छा, एक स्टार्टअप को सिर्फ बैंक से लोन नहीं चाहिए होता। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें अपने नए आइडिया या सॉफ्टवेयर के लिए पेटेंट चाहिए। उन्हें विदेशों से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। उन्हें ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करने होते हैं। मतलब उन्हें एक पूरा लीगल और रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। ये सारा काम, ये पूरी रेगुलेटरी नीतियां DPIIT तय करता है। वित्त मंत्रालय का काम मुख्य रूप से वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग देखना है। लेकिन व्यापार के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम DPIIT का है। एकदम सही। इसका एक बहुत अच्छा पहलू मुझे नोट्स में मिला, सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस यानी स्वप्रमाणन। हाँ, ये बहुत जरूरी फीचर है। शुरुआती दौर में जब कोई युवा कोई नई टेक कंपनी बना रहा है तो वो नहीं चाहता कि उसके ऑफिस में हर दूसरे दिन लेबर या पर्यावरण विभाग का कोई इंस्पेक्टर आके खड़ा हो जाए और कागजात मांगे। हाँ, इस लाल फीताशाही या लेड टेप से बचाने के लिए ये नियम बहुत काम का है। बिल्कुल। और एक और टर्म है जो एग्जाम के नजरिए से बहुत भारी लगता है, फंड ऑफ फंड्स। इसका क्या मतलब है? इसे एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझते हैं। जी बताइए। फंड ऑफ फंड्स को ऐसे मानिए जैसे सरकार एक दादाजी हैं। दादाजी? हाँ, दादाजी के पास बहुत सारा पैसा है जो वो अपने पोते पोतियों यानी हमारे स्टार्टअप्स को देना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन दादाजी को नहीं पता कि कौन सा पोता उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा और कौन सा टेक स्टार्टअप सफल होगा। जाहिर है सरकार हर टेक आइडिया को तो नहीं समझ सकती। एकदम सही। इसलिए दादाजी सीधे पोतों को पैसा नहीं देते, वे वो पैसा पिताओं को देते हैं, यानी स्थापित वेंचर कैपिटल फंड्स को, VC फंड्स को। तो VC फंड्स पिता हो गए। हाँ, ये VC फंड्स बाजार के एक्सपर्ट होते हैं। वे स्टार्टअप्स का मूल्यांकन करते हैं और फिर समझदारी से उस सरकारी पैसे को अलग अलग स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। मतलब सरकार सीधे निवेश का रिस्क नहीं उठाती? बिल्कुल नहीं, बल्कि प्राइवेट एक्सपर्ट्स के जरिए बाजार में पैसा पंप करती है। क्या बात है, ये दादाजी वाली एनालॉजी तो सीधे दिमाग में छप गई। विद्यार्थियों को ये हमेशा याद रहेगा। उम्मीद तो यही है। तो हमने जनधन से लेकर टेक स्टार्टअप्स तक का सफर तय कर लिया। लेकिन इस बीच एक ऐसा दौर आया जिसने पूरी दुनिया के पहिए रोक दिए। 2020 का कोविड संकट। जी, इसके बाद आर्थिक रिकवरी के लिए जो कुछ भी किया गया उसे हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा पैकेज था वो। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई एक विशेष योजना है जिसे किसी एक मंत्रालय ने चलाया? यही पर अक्सर विद्यार्थी एग्जाम्स में गलती कर बैठते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान कोई एक अकेली योजना नहीं है जिसका कोई एक फॉर्म हो जिसे आप भर सके। अच्छा, तो ये क्या है? यह दरअसल एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन पैकेज या स्टिमुलस पैकेज है जिसमें अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसमें कई मंत्रालय एक साथ काम कर रहे थे। तो इसका मुख्य फोकस क्या था? जब लॉकडाउन के कारण बाजार में पैसा सूख गया था तब इसका मुख्य फोकस लिक्विडिटी यानी नकदी वापस लाने पर था। पैसा बाजार में डालना था। हाँ, MSME को बिना कोलेटरल के इमरजेंसी लोन दिए गए ताकि वे अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। किसानों के लिए फंड जारी किए गए। बिल्कुल,
और प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। मतलब ये एक तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर था जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ दिया गया था ताकि सिस्टम कोलैप्स ना हो। एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने, ऑक्सीजन सिलेंडर। और जब हम अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने की बात करते हैं तो सिर्फ बड़ी कंपनियों या टेक स्टार्टअप्स पर ध्यान देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें अपनी जड़ों, अपने पारंपरिक कौशल को भी आधुनिक बाजार के हिसाब से तैयार करना होगा। इसी सोच के साथ 2023 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आई, पीएम विश्वकर्मा योजना। जो कि बहुत रीसेंट है और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया। ये योजना मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावशाली लगती है। क्यों? भारत हमेशा से अपने हस्तशिल्प, सुनार, लोहार, कुम्हार और मिट्टी का काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों के लिए जाना जाता रहा है। बिल्कुल, हमारा हेरिटेज है वो। लेकिन आधुनिक समय में मशीन मेड उत्पादों के सामने उनका पुश्तैनी काम पिछड़ रहा था। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये उन्हें सिर्फ सस्ते ब्याज पर लोन नहीं देती, ये उन्हें अपग्रेड करती है। हाँ, नोट्स में टूल किट इंसेंटिव का विशेष रूप से उल्लेख है। जी, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, अगर एक बढ़ई यानी कारपेंटर आज भी हाथ की आरी से लकड़ी काट रहा है तो वो दिन भर में शायद एक कुर्सी बना पाएगा। लेकिन अगर उसे एक आधुनिक इलेक्ट्रिक आरी या एक एडवांस टूल किट मिल जाए तो वो दिन भर में 10 कुर्सियां बना सकता है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इन पारंपरिक कारीगरों को पहले नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे स्किल ट्रेनिंग कहते हैं। जी। और फिर उनके काम को तेज और बेहतर बनाने के लिए मॉडर्न टूल किट खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। और इसीलिए इसे एमएसएमई मंत्रालय के तहत रखा गया है। एकदम सही, क्योंकि हर एक पारंपरिक कारीगर अपने आप में एक माइक्रो एंटरप्राइज या सूक्ष्म उद्यम है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि एक छोटा उद्यमी माना जा रहा है। बिल्कुल। और जब हम कौशल या स्किल की बात कर ही रहे हैं तो हमें 2009 में स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जी, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नोट्स में इसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पीपीपी मॉडल पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये इसका कोर है। क्यों नहीं चलाती? प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करने की क्या जरूरत थी? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो हमारी शिक्षा प्रणाली से भी जुड़ा है। देखिए, सरकार बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज बना सकती है, वो प्रशासन चला सकती है, लेकिन आज की तारीख में इंडस्ट्री को वास्तव में किन स्किल्स की जरूरत है ये सरकार से बेहतर प्राइवेट सेक्टर जानता है। जैसे कि डेटा कोडिंग हो गया या कोई खास सॉफ्टवेयर हो गया। बिल्कुल, चाहे सीएनसी मशीन चलाना हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, ये बात सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री लीडर्स ही सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि एक युवा के पास डिग्री तो होती है लेकिन उसे काम करना नहीं आता। इंडस्ट्री रेडी नहीं होते वो। एकदम सही। एनएसडीसी का पीपीपी मॉडल इसी खाई को पाटता है। सरकार पैसा और ढांचा देती है और प्राइवेट कंपनियां ट्रेनिंग का सिलेबस और मार्केट एक्सपोजर देती हैं, ताकि युवाओं को सिर्फ सर्टिफिकेट ना मिले बल्कि असली एम्प्लॉयबिलिटी मिले। जी, जिससे उन्हें तुरंत नौकरी मिल सके। तो अगर हम आज की हमारी पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, जिसे हमारे नोट्स में हाई यील्ड रिवीजन टेबल कहा गया है, तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर आता है। चलिए विद्यार्थियों के लिए क्विक रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि देश में बड़े पैमाने पर वित्तीय ढांचा बनाना है, बैंक खाते खोलने हैं या आम जनता को वित्तीय सिस्टम में लाना है, तो बिना किसी शक के वो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होगा, जैसे जनधन योजना और स्टैंड अप इंडिया। और अगर मैं कहूं कि मुझे माइक्रो लोन को अलग अलग श्रेणियों में बांटना है, वो भी वित्त मंत्रालय की मुद्रा योजना होगी, जिसमें वो प्रसिद्ध एग्जाम ट्रैप है, शिशु जो 50,000 तक हैं, किशोर जो 5 लाख तक हैं और तरुण जो 10 लाख तक हैं। लेकिन अगर बात इनोवेशन, पेटेंट्स और नए टेक स्टार्टअप्स की हो, तो वहां वित्त मंत्रालय नहीं आएगा, वहां व्यापार और उद्योग के नियम काम आएंगे, इसलिए वो डीपीआईटी का क्षेत्र है। और अगर कोई शहरी सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाला वर्किंग कैपिटल ढूंढ रहा है, चूंकि वो शहर के फुटपाथ और स्थानीय निकाय का हिस्सा है, इसलिए वो योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी महुआ की स्वनिधि योजना होगी। और हमारे पारंपरिक कारीगरों, सुनार लोहार का काम, वे सभी छोटे उद्यम हैं, इसलिए उन्हें 2023 की विश्वकर्मा योजना के जरिए एमएसएमई मंत्रालय संभालेगा। ये पैटर्न सच में कमाल का है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज के इस डीप ड्राइव को समेटते हुए ये समझना जरूरी है कि ये नीतियां केवल किसी एग्जाम को पास करने के लिए याद किए जाने वाले रूखे तथ्य नहीं हैं। बिल्कुल नहीं,
ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि कैसे समाज के हर वर्ग को एक धागे में पिरोकर मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। जी। चाहे वो सड़क किनारे सब्जी बेचने वाला हो, जो स्वनिधि से फिर से खड़ा हो रहा है, अपने पुश्तैनी औजारों को इलेक्ट्रिक टूल किट से अपग्रेड करने वाला विश्वकर्मा कारीगर हो, या किसी गैराज में बैठकर एआई कोड लिखने वाला स्टार्टअप फाउंडर हो। हर किसी को अर्थव्यवस्था के पहिए का सक्रिय हिस्सा बनाया जा रहा है। एकदम सही। और इसी से एक अंतिम लेकिन बहुत गहरा सवाल पैदा होता है जिस पर हमारे विद्यार्थियों को आगे चलकर विचार करना चाहिए। वो क्या है? हमने आज देखा कि सरकार अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मंत्रालयों जैसे वित्त, एमएसएमई, महुआ और डीपीआईआईटी इनका इस्तेमाल करके एकदम लक्षित या टारगेटेड दृष्टिकोण अपना रही है। जी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्रालय। तो क्या भविष्य में इन सब को मिलाकर एक मेगा आर्थिक इकोसिस्टम या एक सिंगल विंडो पोर्टल बनाना ज्यादा असरदार होगा, जहां हर तरह के व्यापारी को एक ही जगह से मदद मिल सके? ये एक दिलचस्प सोच है। या फिर ये जो अलग अलग मंत्रालयों की विशेषज्ञता है, जैसे शहरी मंत्रालय ही वेंडर्स को समझेगा और एमएसएमई ही कारीगरों को समझेगा, यही विशेषज्ञता इनकी सफलता का असली कारण है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अर्थशास्त्र में अक्सर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करती। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। क्या सब कुछ एक जगह केंद्रित होना चाहिए, या हर क्षेत्र के एक्सपर्ट को अपना काम करने देना चाहिए? केंद्रीकरण बनाम विशेषज्ञता की यह बहस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं। तो हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इन आर्थिक योजनाओं के पीछे का विज्ञान, उनका पैटर्न और सबसे महत्वपूर्ण उनका क्यों अब आपके लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। और मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि इन की पॉइंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए जरूर रिवाइज करें। जी, अब जब आप दोबारा अपने नोट्स देखेंगे तो आपको सिर्फ आंकड़े नहीं, उनके पीछे की कहानी नजर आएगी। हम इस सीरीज को अगले लेक्चर में भी जारी रखेंगे, बिल्कुल, और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। बिहार मैटर्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।